हेलो गाइस एंड वेलकम बैक तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे विज़र्ड किंग सर जूलियस मारे जाते हैं। लाइट को ये दोनों मैजिक स्टोन मिल जाते हैं जिन्हें इस टैबलेट में लगा देता है और सारे के सारे एल्व्स को ह्यूमंस की बॉडी में वापस से जिंदा कर देता है, जिनका सिर्फ एक ही मिशन होता है, सारे के सारे इंसानों को खत्म कर अपना बदला लेना। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये लाइट असल में था ही नहीं, इसका नाम पैट्री होता है एंड ये भी लाइट की तरह एक एल्फ था। एंड असली लाइट यहाँ पर यूनो के सामने इस बेस पे सो रहा होता है। बहुत सारे मैजिक नाइट्स एल्फ बन गए होते हैं जो अब लाइट की तरफ से लड़ेंगे और सारे इंसानों को मारेंगे, जैसे कैप्टन शार्लेट, लांग्रिस, लक, पूली, यहाँ तक कि हमारा यूनो। एंड सोचो अगर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसका एल्फ कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड फिर हमने देखा था कि कैप्टन वर्मिलियन आस्था और जोरा को बचाने के लिए इन दोनों को उस हॉल से बाहर फेंककर रास्ता बंद कर देती है एंड अकेले तैयार हो जाती है इन पांचों एल्फ से लड़ने के लिए। एंड फिर इधर हम यामी सर और कैप्टन शार्लेट को देखते हैं जो एक एल्फ बन गई होती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं एंड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक दूसरे के ऊपर यूज कर देते हैं। एंड फिर इधर हम देखते हैं सॉल विज़र्ड किंग की बॉडी को एक सेफ जगह पर देती है। आखिर था कौन इसके अंदर? एंड फिर इधर हम कैप्टन शार्लेट को देखते हैं। यकीन नहीं होता वो इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शायद उसका एम खाली मेरे अटैक को रोकना था और इस लड़की की बॉडी को हर्ट नहीं करना था, वरना वो अपने उस अटैक से आसानी से मुझे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर सकता था। खैर अब तो वो मारा गया। चलो तुम दोनों को किसी सेफ जगह पर लेके चलती हूँ। एंड फिर कैप्टन शार्लेट वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी हमारे यामी सर बाहर निकलते हैं। ये मारे नहीं होते। कहाँ गई वो? मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं बस सो रहा था। लगता है वो चली गई। अभी थकने का टाइम नहीं है यामी, अभी बहुत लड़ाई करनी है। एंड फिर इधर हम क्रिम्सन लायन स्क्वाड के बेस पे देखते हैं। स्क्वाड का वाइस कैप्टन रैंडल भी एक एल्फ बन गया होता है एंड क्योंकि ये एल्फ बन गया होता है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि अकेले पूरे के पूरे क्रिम्सन लायन स्क्वाड को बजा रहा होता है। एंड कैप्टन फुगिलियन यहीं पर बेहोश पड़े होते हैं जो अभी तक की होश में नहीं आए होते। रैंडल होश में आओ। मैं रैंडल नहीं हूँ इंसान। एंड रैंडल आसानी से अपने एयर मैजिक से लियो के अटैक को रोक देता है एंड लियो को बहुत इंजर्ड कर देता है। तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड ये सारे के सारे लोग फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड अकेले ही इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। लियो इसके ऊपर वापस से अटैक करता है, लेकिन लियो का फायर मैजिक रैंडल की एयर मैजिक के सामने किसी काम का ही नहीं होता एंड लियो वहीं पर गिर जाता है एंड बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है बच्चे, अब तुम सारे इंसानों को मरना होगा। एंड लियो को लगता है कि वो सच में अब शायद मरने वाला है, लेकिन तभी फुगिलियन के टावर के ऊपर एक अजीब सी चीज गिरती है एंड ये पूरा का पूरा कैसल जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? एंड तभी कैसल के अंदर से निकल कर आते हैं कैप्टन फुगिलियन, जिन्हें पैट्री ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था एंड इसका मैजिक स्टोन ले लिया था। एंड शायद तुम्हें याद होगा कैप्टन फुगिलियन का हाथ कट चुका था, लेकिन लियो देखता है कैप्टन फुगिलियन ने फायर से अपना हाथ बना लिया होता है एंड लियो के आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बड़े भाई को वापस होश में देखकर। किसने कहा लड़ाई खत्म हो चुकी है रैंडल? लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। एंड तभी ये एल्फ एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये देखता है कैप्टन फुगिलियन के हाथ पर बैठा होता है वन ऑफ द 4 स्पिरिट्स में से एक, द फायर स्पिरिट सैलमेंडर, जो कि पहले फाना के पास था। एंड असल में क्योंकि फाना जो इस फायर सैलमेंडर की प्रीवियस ओनर थी वो खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये सैलमेंडर किसी ऐसे के तलाश में था जो सच में इसकी पावर के काबिल हो। एंड इस सैलमेंडर ने कैप्टन फुगिलियन को अपना अगला ओनर चुना होता है। ये नहीं हो सकता, एक इंसान को एक स्पिरिट का वरदान कैसे मिल सकता है? आ जाओ रैंडल, भूलो मत तुम सिर्फ एक इंसान हो। सैलमेंडर ब्रीथ, एयर शील्ड। लेकिन फुगिलियन का अटैक भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ये आसानी से रैंडल को हरा देता है एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये तुम लोगों के खुश होने का टाइम नहीं है, तुम लोगों को मेरे साथ चल के क्लोवर किंगडम को बचाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें तुम्हारी जान ही क्यों ना देनी पड़े, और ये तुम्हारे कैप्टन का ऑर्डर है। लेकिन भैया अब दीदी स्क्वाड की कैप्टन बन गई है, आप नहीं क्या? एंड फिर इधर हम गोल्डन डॉन के बेस पे देखते हैं एंड स्क्वाड के सारे लोग एल्फ बन गए होते हैं। एंड असल में पैट्री ने अपनी स्क्वाड में खाली उन लोगों को ही लिया था जिनके अंदर एक एल्फ की सोल थी। चलो इन सारे इंसानों को उनके किए की सजा देते हैं। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जिसको यामी सर उठा देते हैं। चलो फिनरल बहुत रेस्ट हो गया, अब क्लोवर किंगडम को बचाने का टाइम है। एंड फिर इधर हम कैप्टन वर्मिलियन को देखते हैं जो अकेले इन पांचों एल्फ से लड़ रही होती है एंड ये होती भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अकेले इन पांचों एल्फ को नहीं हरा सकती। ये आखिर हो क्या रहा है? मेरे रिफ्लेक्स और सेंस इतने स्लो क्यों हो रहे हैं? मेरे स्नो पैरालिसिस मैजिक की वजह से। मुझे यकीन नहीं होता तुम अभी तक बेहोश नहीं हुई, लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक नहीं होश में रहने वाली। एंड तभी राया वर्मिलियन के ऊपर यामी सर के डार्क ब्लेड से अटैक कर देता है एंड पूली अपने एंजल विंग से। एंड कैप्टन वर्मिलियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तुम्हें चुपचाप यहाँ से भाग जाना चाहिए,
लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज ही के आज तुम सारे इंसान मारे जाओगे। शायद तुम मुझे जानते नहीं, मैं मारी जाऊँ वो ठीक है, लेकिन मैं भागने नहीं वाली। माना जोन। एंड तभी कैप्टन वर्मिलियन इस पूरे के पूरे हॉल को अपने माना जोन से घेर लेती है एंड तैयार हो जाती है अपने फाइनल अटैक को करने के लिए, जिसके बाद ये और कोई अटैक नहीं कर पाएगी। ये सारे के सारे लोग कैप्टन वर्मिलियन की इतनी ज्यादा मैजिकल पावर देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। आखिर इस ह्यूमन के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है? एंड कैप्टन वर्मिलियन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देती है एंड इन पांचों एल्व्स को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा तो होता नहीं। बाप रे, यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक इंसान है। लेकिन तभी कैप्टन वर्मिलियन बोलती है, आ जाओ, मैं अभी जिंदा हूँ। एंड कैप्टन वर्मिलियन के पास अब इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो हिल सके। मानना पड़ेगा, ये औरत सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। एंड फिर इधर हम आस्था और जोरा को देखते हैं। हमें वापस जाना होगा। जोरा, पागल हो क्या? तुमने देखा नहीं वो पांचों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर हम वापस नहीं गए तो कैप्टन वर्मिलियन मारी जाएगी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, उन्होंने अपनी जान को हम दोनों के लिए कुर्बान की है। अगर हम वापस गए तो उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा आस्था। एंड ये दोनों की दोनों भी अब क्या ही कर सकते थे। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं। ध्यान से सुनो इंसान, तुम भले ही एक इंसान हो, लेकिन हम एल्व्स तुम्हारी पावर और डेडिकेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हम पांचों एल्व्स साथ में अपने मैजिकल पावर को कंबाइन कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक से तुम्हें खत्म करेंगे। एंड तभी ये पांचों एल्व्स अपने मैजिक को एक साथ कंबाइन कर कैप्टन वर्मिलियन को खत्म करने के लिए इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक यूज कर देते हैं। लेकिन तभी पीछे की दीवार तोड़कर आ जाते हैं हमारे आस्था भाई और जोरा। और ऑब्वियसली भाई हमारे आस्था भाई भागने वालों में से थोड़ी है। एंड तभी जोरा अपने ट्रैप स्पेल्स इनके मैजिक अटैक को अब्सॉर्ब करके वापस इन लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। लेकिन आस्था भाई का कुछ और ही प्लान था भाई। एंड आस्था वापस से इस अटैक को जोरा की तरफ अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है। एंड जोरा दोबारा से इस अटैक को अब्सॉर्ब कर वापस से लोगों की तरफ 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट, मतलब 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट कर भेज देता है। एंड तभी जोरा और आस्था जोरा के मैजिक स्पेल से वहां से कैप्टन वर्मिलियन को लेकर निकल जाते हैं। इन लोगों के उस अटैक से सारे एल्व्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, सिवाय राया के, जो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर बच गया होता है एंड आस्था को पकड़ लेता है। तुम्हें मेरे साथ लाइट के पास चलना होगा ताकि लाइट तुमसे उसकी ये ग्रिम वॉर तुमसे वापस ले सके। एंड आस्था कैप्टन वर्मिलियन को जोरा के पास फेंक देता है। आस्था! एंड राया आस्था को लेकर लाइट की तरफ निकल जाता है। एंड फिर इधर हम मिमोसा को देखते हैं। आखिर हो क्या गया तुम लोगों को? क्लॉस, हेमॉन, यूनो, हम वो नहीं है जिन्हें तुम जानती थी। हम एल्व्स हैं जिन्हें तुम इंसानों ने धोखे से मारा था, और अब हम लोग तुम इंसानों से उस चीज का बदला लेंगे। एंड ये दोनों मिमोसा के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड मिमोसा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों मिमोसा को भागने नहीं देते एंड इसको पकड़ लेते हैं। लगता है यूटारो अभी तक होश में नहीं आया। हाँ, वो भी शायद लाइट की तरह थोड़ी देर बाद होश में आएगा। ठीक है, तैयार हो जाओ मरने के लिए इंसान। एंड ये दोनों मिमोसा को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी आस्था और राया वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, मिमोसा एंड आस्था को देखकर मिमोसा बहुत खुश हो जाती है। एंड तभी आस्था देखता है कि क्लॉस और हेमॉन भी एक एल्फ बन गए होते हैं। रुक जाओ क्लॉस, हेमॉन, तुम लोग को वापस से होश में एंड तभी आस्था यूनो को देखता है एंड अब ये थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि यूनो भी एक एल्फ बन चुका था, जिसका मतलब था कि आस्था को अपने खुद के भाई से लड़ना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यूनो! एंड फिर इधर हम मैग्मा और वेनेसा को देखते हैं एंड ये अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, इसको पता ही नहीं होता कि किंगडम में क्या हो रहा है। एंड फिर इधर हम जोरा, नोएल और नोसेल को देखते हैं एंड ये सारे के सारे किसी तरह बच के सीक्रेट बेस से बाहर निकल जाते हैं। एंड फिर इधर हम क्लॉस और हेमॉन को देखते हैं, जिन्होंने आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। एंड क्योंकि ये दोनों अब एल्फ बन गए होते हैं, इसलिए ये दोनों हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो गए होते हैं। एंड इसीलिए आस्था इनसे ढंग से लड़ नहीं पा रहा होता और ना तो अपने डीमन फॉर्म में जा पा रहा होता है मिमोसा को बचाने के चक्कर में। ओए, तुम दोनों को याद तो है ना, हम लोग उस लड़की को तब तक नहीं मार सकते जब तक लाइट आके उसकी ग्रिम वॉर ना उससे ले ले। लेकिन हाँ, तुम दोनों चाहो तो उस लड़की को मार सकते हो जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड आस्था समझ जाता है कि वो अकेले इन तीनों को मिमोसा के रहते नहीं हरा सकता। एंड तभी आस्था बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिर कैसे तुम किसी को खुद को कंट्रोल करने दे सकते हो? तुम्हें दिखता नहीं क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? कहीं तुम हमारे सपने को तो नहीं भूल गए? कहीं तुम भूल तो नहीं गए हम दोनों किस लिए राइवल्स बने थे? क्या तुम भूल गए हो तुम्हें द विज़र्ड किंग बनना था? यू नो! एंड तभी ये दोनों आस्था के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इनका अटैक आस्था को छूता तक नहीं, क्योंकि हमारे आस्था के सामने खड़ा होता है आस्था का राइवल यूनो। एंड भाई असल में एल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतने कि इन लोगों ने आसानी से कैप्टन शार्लेट तक की बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। किसी
भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल को, वो भी एक एल्फ के रीइंकार्नेशन को अपोज कर सके। लेकिन हमारे यूनो के अंदर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये उल्टा इसके अंदर के एल्फ को सुला देता है और इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। एंड अब यूनो के पास इसके अंदर के एल्फ के बराबर की पावर हो गई होती है। यूनो, तुम वापस होश में आ गए क्या? लेकिन तुम्हारे कान तो वैसे ही हैं। यूनो, देखो हम दोनों के कान एक जैसे हैं। चुप रहो बेल। क्या तुम मुझे चुप करा के इस चूजे से बात करना चाहते हो? चूजा किसको बोला तुमने? एंड इनके सामने इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट खड़े होते हैं और आस्था और बेल में लड़ाई हो जाती है। अरे पहले मुझे तो नीचे उतार देते फिर लड़ते। यकीन नहीं होता, इस लड़के ने यूटारो की सोल को सुला दिया। इसकी विल पावर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइट, आखिर कब तक होश में आओगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूटारो की बॉडी पर कब्जा करने की इंसान? यही चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीनियर के बॉडी पे कब्जा करने की? एंड ये दोनों के दोनों यूनो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन यूनो आसानी से इनके अटैक को रोक देता है। एंड फिर ये दोनों के दोनों अपने मैजिक को साथ में कंबाइन करने लगते हैं एंड ये दोनों साथ में मिलके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से आस्था, ये दोनों बहुत खतरनाक है। क्या मजाक कर रहे हो यूनो? मैं इनसे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। एंड फिर यूनो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेमी गॉड फॉर्म में एंड आस्था ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने हाफ डीमन फॉर्म में। एंड ये दोनों के दोनों साथ में इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड एक बार में इन दोनों एल्व्स की बैंड बजा देते हैं। ये दोनों के दोनों एकदम शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि आस्था और यूनो ने एक बार में दो एल्व्स की बैंड बजा दी होती है। लेकिन तभी लाइट होश में आ जाता है। इन सारे के सारे एल्व्स का असली लीडर, इन सब से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हेमॉन और क्लॉस को पकड़ लेता है और उन्हें गिरने नहीं देता। बाप रे, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर! आखिर कौन है ये? नेरो भी बाहर निकल आती है एंड आस्था से यहाँ से भागने के लिए कहने लगती है। एंड तभी लाइट जमीन में घुसी हुई अपनी तलवार को बाहर निकालता है एंड आस्था और यूनो तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। आस्था, तैयार तो ना? और क्या? एंड अगले ही पल यूनो आस्था को पता भी नहीं चलता एंड लाइट इन दोनों के बगल में होता है। लाइट आस्था से उसकी डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड छीन लेता है एंड आस्था को खत्म करने वाला होता है। एंड इतना सब इसने एक पलक झपकने की भी स्पीड से तेज किया होता है। आस्था! एंड तभी यूनो किसी तरह आस्था को बचा लेता है। एंड तुम लोग समझ रहे हो, लाइट की स्पीड पैट्री और विजर्ड किंग से भी ज्यादा होती है भाई। एंड फिर स्टार्ट होती है एक बहुत ही भयानक फाइट, एक ऐसी फाइट जिसमें हम पहली बार आस्था और यूनो को साथ में लड़ते हुए देखेंगे। इन तीनों की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि मिमोसा को ये तीनों दिख ही नहीं रहे होते। आस्था अपने हाफ डीमन फॉर्म में होता है एंड यूनो अपने डेमी गॉड फॉर्म में, लेकिन फिर भी ये दोनों लाइट की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रहे होते। एंड कैसे ही देंगे भाई, लाइट एल्व्स का लीडर होता है, वो पहला इंसान जिसे द फोर लीफ ग्रिमवॉर मिली थी एंड लाइट अकेले ही आस्था और यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। आस्था, तुम्हारे पीछे! हमें कुछ भी करके इसे एक जगह पर रोकना होगा। विंड मैजिक, टोर्नाडो ट्रैप। एंड यूनो लाइट को अपने ट्रैप मैजिक से पकड़ लेता है एंड आस्था लाइट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लाइट को आस्था छू तक नहीं पाता एंड लाइट उल्टा आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। यूनो अपने विंड एरोस को लाइट के ऊपर तान देता है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें छोड़ता लाइट इसके बगल में होता है एंड इस पर अटैक कर देता है। आखिर हम क्या करें आस्था, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग है, इसकी बैंड बजा और क्या। लेकिन तभी लाइट आस्था को अपने अटैक से बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड आस्था को एक तालाब में फेंक देता है। लाइट आस्था को बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूनो यूज कर देता है अपना स्पिरिट स्टॉर्म अटैक। लेकिन भाई, लाइट आस्था की डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड का यूज करता है और यूनो के पूरे स्पिरिट स्टॉर्म को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब समझ रहे हो, लाइट बिना किसी मैजिक या ग्रिमवॉर का यूज किए सिर्फ अपनी तलवार से आस्था और यूनो की बैंड बजा रहा होता है। एंड फिर इधर हम आस्था को देखते हैं जिसका हाफ डीमन फॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। चलो, एक तो गया, बस एक और। एंड फिर इधर हम यूनो और लाइट की भयानक फाइट देखते हैं एंड अगर अभी यूनो के पास एक एल्फ की पावर और स्पीड ना होती तो ये कब का हार चुका होता। आखिर क्या करूं मैं, मेरा एक भी अटैक इसकी स्वॉर्ड की वजह से इसे लग ही नहीं रहे। ठीक है, टोर्नाडो ब्लास्ट। एंड यूनो के सारे मैजिकल अटैक्स लाइट आसानी से आस्था की स्वॉर्ड का यूज कर अब्सॉर्ब कर ले रहा होता है। अभी माना जोन। एंड तभी यूनो लाइट को अपने माना जोन में घेर लेता है एंड लाइट के ऊपर पीछे से इसका स्पिरिट स्टॉर्म अटैक यूज कर देता है लाइट। लेकिन लाइट बिना इसके अटैक को देखे बस उसे सेंस करके यूनो के स्पिरिट स्टॉर्म अटैक को भी अपने तलवार से अब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी यूनो बोलता है, मैंने अपना काम कर दिया है, इसके दोनों हाथ अभी पीछे हैं, अभी टाइम है इस पर अटैक करने का। आस्था! और तभी जमीन को चीर कर निकलते हैं हमारे आस्था भाई एंड अगले ही पल आस्था हजारों मीटर ऊपर यूनो के बगल में होता है भाई। आखिर है कौन ये दोनों? एंड ये
दोनों के दोनों साथ में मिलकर लाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लाइट इन दोनों के अटैक को अपनी दूसरी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है एंड आस्था इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन तभी लाइट आस्था की डेमन ड्वेलर स्वॉर्ड से जितना भी मैजिकल पावर इसने अभी तक की यूनो के अटैक से अब्सॉर्ब किया था उतना एक बार में आस्था और यूनो के ऊपर यूज कर देता है। एंड भाई इसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पूरे के पूरे इस बेस को बीच से काट देता है एंड ग्रेविटो सिटी के आधे जंगल को तबाह कर देता है। मतलब समझ पा रहे हो ना तुम लोग ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने आस्था और यूनो को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में अकेले हरा दिया होता है। एंड फिर लाइट नीचे आ जाता है। मानना पड़ेगा लाइट, इतने टाइम बाद भी तुम जरा से भी वीक नहीं हुए। अब तुम इस बच्चे से अपनी ग्रिम वॉर वापस ले लो, फिर हम सब चलते हैं रॉयल कैपिटल पर कब्जा करने। नहीं, वो ग्रिम वॉर अब मेरी नहीं हराया, चलो यहाँ से। ओह, जैसी आपकी मर्जी लीडर। एंड फिर यहाँ पर कॉप भी आ जाता है एंड ये भी एक एल्फ बन चुका था जिसके मैजिक से इस बेस के सारे एल्फ एक साथ आ जाते हैं एंड ये सारे के सारे रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए। एंड फिर इधर हम देखते हैं यूनो ने किसी तरह एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल का यूज कर खुद को आस्था और मिमोसा को बचा लिया होता है एंड जोरो और कैप्टन वर्मिलियन भी इन्हीं के साथ होते हैं। ओह नो, मैं मर गया, अब मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा? जिंदा हो तुम गधे। एंड तभी ये दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। यकीन नहीं होता ये दोनों कॉमनर्स अकेले उस लाइट के साथ लड़के जिंदा बच गए। एंड तभी नोजेल इन लोगों के पास एक सीक्रेट मैजिक आइटम रख देता है जिससे ये सारे के सारे लोग बहुत तेजी से हील होने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये अपने बालों के रहते देखते कैसे हैं। उन सब बातों का भी टाइम नहीं है आस्था। एंड तभी नोएल और किड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड ये दोनों भी सेफ होते हैं। मेरे को इतनी चोट लगी है लेकिन फिर भी मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। कैसा पागल है ये। तुम ठीक तो हो ना आस्था? हाँ मैं ठीक हूँ। आस्था तुम्हारा भाई ये भी एक एल्फ बन गया है। हाँ लेकिन मैं अभी भी होश में हूँ। एंड तभी नोजेल को एक मैसेज मिलता है कि बहुत सारे मैजिक नाइट्स एल्फ बन गए होते हैं एंड रॉयल कैपिटल में पूरी तरह से तबाही मच रही होती है चारों तरफ। तैयार हो जाओ तुम लोग, हम लोग रॉयल कैपिटल जा रहे हैं। एंड फिर इधर हम हाजे विलेज में देखते हैं एंड इन सारे लोगों को एल्फ्स का ये बेस रॉयल कैपिटल की तरफ जाते हुए दिखता है। एंड तभी इन लोगों के सामने भी आ जाता है एक एल्फ। एंड तभी फादर इससे कहते हैं जरा सुनिए, आप तो एक मैजिक नाइट हो ना, आप हमें बता सकते कि ये हो क्या रहा है? हाँ क्यों नहीं, एक नई दुनिया का जन्म हो रहा है जहाँ पे तुम जैसे पापी इंसान नहीं होगे। क्या? एंड तभी ये एल्फ आस्था और यूनो के परिवार के ऊपर हमला कर देता है एंड फादर इसे रोकने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन ये कहाँ इस एल्फ को रोक सकते थे। ये पूरे के पूरे हाजे विलेज के लोगों के ऊपर दर्दनाक पॉइजन मैजिक यूज कर देता है एंड फादर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। एंड ये सारे के सारे बच्चे सिस्टर लिली के पीछे छुपे होते हैं। तुम इंसानों को समझ नहीं आता, आज तुम सबका मरना तय है। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। प्लीज, हम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, आखिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? एंड नाश भी सिस्टर लिली के पीछे होता है एंड ये भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, कोई बचाओ हमें। लेकिन तभी इसे आस्था की बात याद आ जाती है। नाश, अब क्योंकि हम दोनों जा रहे हैं इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इन सबको प्रोटेक्ट करने की, मरो अब तुम सब। एंड ये आदमी सिस्टर लिली के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक यूज कर देता है, लेकिन तभी नाश सिस्टर लिली को बचाने के लिए इनके सामने आ जाता है, जबकि ये जानता था कि ये कुछ भी करके इसके अटैक को नहीं रोक सकता। नाश! एंड नाश को इसका अटैक लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाते हैं आस्था और यूनो एंड नाश को इसके अटैक से बचा लेते हैं। बहुत अच्छे नाश। सिस्टर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं आस्था और यूनो को अपने सामने खड़ा देखकर। तुम दोनों आ गए, आस्था, यूनो। एंड असल में ये लोग भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन यूनो ने ऊपर से सेल्फ की पावर को सेंस कर लिया था एंड ये लोग तुरंत ही नीचे आ गए थे इसको रोकने के लिए, और ये बाकी के लोग रॉयल कैपिटल की तरफ निकल गए थे। फादर, यूनो और आस्था आ गए, अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते। एंड ये इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन आस्था यूनो के सामने इसके अटैक कहाँ ही किसी काम के थे। बाप रे, ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। एंड फिर इधर हम फादर को देखते हैं जिनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। यूनो, तुम इसे संभालो, मैं फादर को ठीक करके आता हूँ। ठीक है। एंड आस्था तुरंत ही अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड को फादर को टच कराता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड इन एल्फ्स की स्पेल्स के ऊपर काम ही नहीं कर रही होती। एंड आस्था एकदम डर जाता है क्योंकि उसे अब नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और वो फादर को कैसे बचाए। एंड तभी फादर बोलते हैं, आस्था मेरे बच्चे, तुम कितने छोटे से थे जब तुम मुझे मिले थे, लेकिन अब तुम कितने बड़े हो गए हो। फादर, मेरी चिंता मत करो आस्था, बाकी के लोगों को बचाओ। एंड आस्था एकदम डर जाता है क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। आस्था को बस फादर के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं। नहीं,
फादर। एंड आस्था जोर जोर से चिल्लाने लगता है एंड ये सारे लोग रोने लगते हैं। लेकिन तभी फिर से आस्था की ग्रिम वॉर्ड चमकने लगती है एंड आस्था की ग्रिम वॉर्ड से आस्था ने जो लाइट की स्वॉर्ड ली थी वो बाहर निकल कर आ जाती है। आस्था को समझ नहीं आता कि आखिर आस्था के ग्रिम वॉर्ड के अंदर की डीमन ने आस्था को ये वाली स्वॉर्ड क्यों दी। लेकिन जैसे ही आस्था इस स्वॉर्ड को पकड़ता है ये एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड से इतनी ज्यादा एंटी मैजिक पावर निकल रही होती है कि पूछो मत। बाप रे, ये कैसी अजीब सी पावर है। हाँ? उस लड़के के पास लाइट की स्वॉर्ड क्यों है? यकीन नहीं होता, इस स्वॉर्ड में तो हद से ज्यादा एंटी मैजिक पावर बह रही है। मुझे इसे कंट्रोल करना होगा, शायद मैं इससे इन एल्व्स के मैजिक को खत्म कर सकता हूँ। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठा देता है एंड इसकी स्वॉर्ड से अपने आप बहुत ज्यादा एंटी मैजिक पावर बहने लगती है एंड इसकी स्वॉर्ड सारे के सारे लोगों के पॉइजन को अपने आप खत्म कर देती है। इस तरह आस्था सबको और फादर को बचा लेता है। ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यकीन नहीं होता, ये स्वॉर्ड तो कमाल है, शायद मैं इससे अपने दोस्तों को भी बचा सकता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, तो तुम्हारे पास लाइट की स्वॉर्ड क्यों है? एंड तभी ये भी वेटो और फाना की तरफ फटने वाला होता है, लेकिन तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड को इसके अंदर घुसा देता है। एंड आस्था ने बिल्कुल सही सोचा था, वो सच में अपनी स्वॉर्ड से रीइंकार्नेशन स्पेल को कैंसिल कर सकता है, इन एल्व्स को वापस से इंसान बना सकता है। फाइनली अब मैं अपने दोस्तों को बचा सकता हूँ। ये हमने इसे हरा दिया यू नो। मैंने हराया इसे, तुम बीच में आगे, वरना मैं इसे हराने वाला था। क्या बक रहे हो? एंड तभी ये सारे लोग भी इन दोनों के पास आ जाते हैं एंड इतने टाइम बाद आस्था को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। आस्था यू नो, तुम दोनों तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, है ना? इसलिए मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। वाटर पंच। एंड फिर इधर हम किंग को देखते हैं जो सो रहा होता है। सर एक इमरजेंसी है। हाँ? फालतू डरा दिया मुझे, अगर सच में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर क्लोवर किंगडम की तरफ एक अजीब सा बेस उड़कर आ रहा है जो हम पर अटैक करने वाला है। बहुत सारे मैजिक नाइट्स अचानक से एल्व्स बन गए जो उल्टा हमारे किंगडम पर ही अटैक कर रहे हैं, तो जूलियस को भेजो ना, वो सबको संभाल लेगा। सर विज़र्ड किंग सर जूलियस मारे गए। क्या? एंड इधर हम देखते हैं ये लोग रॉयल कैपिटल पहुंचने वाले होते हैं एंड ये सारे लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होता है, लेकिन ये दोनों मस्त यहाँ पे खाना ठूस रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग कल रात से कुछ खाए नहीं होते भाई, भूखे होते हैं बेचारे। एंड फादर के खुशी के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे होते, लेकिन तभी ये पीछे आ जाता है, जिसको देखकर ये दोनों थोड़ा डर जाते हैं। तुम दोनों डरो मत प्लीज, अब मैं वापिस से होश में आ गया हूँ। क्या? हाँ, उस एल्फ ने जब मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था तब मैं होश में ही था, लेकिन मैं बस अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, जो एल्फ मेरे अंदर था वो बहुत अच्छा था, वो किसी को भी मारना नहीं चाहता था, मानो उसे कोई स्पेल कंट्रोल कर रही थी। एंड फिर ये तीनों भी साथ में रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। मरना मत आस्था। एंड फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ये लोग देखते हैं चारों तरफ तबाही मची होती है। यू नो, हमें इन सारे लोगों को बचाना होगा, तुम इसको लेके लेफ्ट की तरफ जाओ और मैं राइट की तरफ। ठीक है, हम दोनों रॉयल कैपिटल में मिलेंगे। फिर इधर हम मैग्मा और वेनेसा को देखते हैं, जिनके सामने लक खड़ा होता है जो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है एंड ये इन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो लक? सच में पागल हो गए हो क्या? लक मेरे अंदर सो रहा है। मेरा नाम वॉल्ट है, जो आज तुम सारे इंसानों को छोड़ेगा नहीं। एंड वॉल्ट फिर से मैग्मा के ऊपर अटैक कर देता है एंड मैग्मा मारा जाता। अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट ने मैग्मा को बचाया ना होता, जो किस्मत को कंट्रोल कर सकती है। वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ही कमाल की मैजिक स्पेल है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मैजिकल पावर लेती है। एंड फिर स्टार्ट हो जाती है इन दोनों राइवल्स मैग्मा और लक की बहुत भयानक लड़ाई। एंड इधर हम आस्था को देखते हैं, ये भी इन्हीं दोनों की तरफ आ रहा होता है। मैग्मा इसे अच्छी टक्कर देता है, लेकिन लक भाई अभी लक था ही नहीं, वो तो एक एल्फ बन चुका था जिसकी मैजिकल पावर और स्पीड हद से ज्यादा हो गई होती है। एंड अगर वेनेसा की डेस्टिनी कैट अभी यहाँ पर ना होती तो मैग्मा और वेनेसा कब के मारे जाते, लेकिन क्योंकि ये कैट बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वेनेसा की भी बहुत कम मैजिकल पावर बची होती है। बस थोड़ी देर और तुम अपनी डेस्टिनी कैट को एक्टिवेट रख पाओगी, फिर तो तुम दोनों का मरना पक्का है। एंड वॉल्ट ने मैग्मा और वेनेसा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड इसकी एक आंख से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इसके अंदर लक की भी सोल होती है, जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो गई होती है अपने दोस्तों की ये हालत देख के, वो भी इसके खुद के हाथों से। एंड वेनेसा की डेस्टिनी कैट स्पेल भी बस खत्म ही होने वाली होती है, लेकिन तभी खत्म होने से पहले ये एक लास्ट बार और अपना जादू दिखाती है एंड आस्था को वहाँ पर ले आती है, जो मैग्मा को आस्था के चंगुल से छुड़ा देता है एंड अपनी नई स्वॉर्ड से आस्था एक सेकंड में अपने हाफ डीमन फॉर्म में आ जाता है। तो एक और यहाँ पर आ गया। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरी स्पीड को कभी टक्कर नहीं दे सकते। एंड वॉल्ट फिर से अपनी फुल स्पीड में आ जाता है एंड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तुम मुझे हराओगे कैसे जब तुम मुझे देख ही नहीं सकते? लेकिन इस बार इसके सामने हमारे आस्था भाई खड़े होते हैं, जो कि की का यूज कर सकते हैं। एंड आस्था आसानी से अपनी स्वॉर्ड से इसके अटैक को रोक देता है एंड अपने डीमन फॉर्म में उल्टा वॉल्ट का पीछा करने लगता है। ये क्या, एक इंसान की स्पीड मेरे बराबर कैसे? लक की बॉडी वापस करो। एंड आस्था लक के ऊपर अटैक कर
देता है एंड लक वहीं पर गिर जाता है। आस्था इसके अंदर भी अपनी तलवार घुसेड़ने वाला होता है, लेकिन वॉल्ट अपने मैजिक से इसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। लेकिन तभी वेनस और मैग्मा भी आकर इसको पकड़ लेते हैं एंड आस्था किसी तरह अपनी को इसके अंदर घुसा देता है एंड लक वापस से होश में आ जाता है। एंड ये बहुत ज्यादा दुखी होता है मैग्मा और वेनेसा को हर्ट करने के लिए, लेकिन तभी मैग्मा इसे गले लगा लेता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। एंड लक बेचारा शर्म के मारे इसको जोर की लात मार देता है एंड फिर ये तीनों के तीनों वापस ब्लैक बुल्स के बेस पर आ जाते हैं, जिसकी हालत अभी सही नहीं होती। हाँ, अरे ये तो तुम लोग हो, यामी सर के पेट्स। अच्छा है तुम लोग ठीक हो, बाकी के लोग कहाँ हैं? वहाँ पर। एंड फिर आस्था तुरंत ही उधर के साइड भागता है एंड ये तीनों भी ठीक होते हैं। ओए तुम कौन हो और तूने ब्लैक बुल्स की रोब क्यों पहनी है? एंड जैसे ही मैग्मा इसके ज्यादा पास जाता है ये इसकी बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। अरे चिंता मत करो आप सब, ये हेनरी सेनपाई है। ये हमारी ब्लैक बुल स्क्वाड के पहले मेंबर थे जो सबसे छुप के रहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी लोगों से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन मैं इनके पास जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है इतने टाइम से ये हमारे बेस में हमारे साथ छुप के रह रहा, तो हमें पता भी नहीं था। एंड फिर इन लोगों को पता चलता है कि गॉच भी एक एल्फ बन गया होता है, लेकिन वो इन लोगों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया होता क्योंकि गॉच की भी विल पावर काफी स्ट्रांग थी, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी को एक एल्फ ही कंट्रोल कर रहा होता है। हम सबको जल्दी रॉयल कैपिटल जाना होगा, लेकिन हम लोगों का मैजिक तो खत्म हो गया है। एंड तभी वहाँ पर चार्मी आ जाती है। अरे नहीं, ये भी एक एल्फ बन गई। किसने? हाँ, आखिर किसने मेरी सब्जियों के खेत खराब किया? एंड असल में ये एल्फ नहीं बनी होती बल्कि इसके मुंह में सॉस लगा होता है। किसने मेरी सब्जियों का खेत खराब किया? तुम लोगों ने? नहीं, चार्मी सेनपाई, आई ऑफ द डार्क सन वालों ने किया है, आपके खेत की कसम। अब उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन हम लोगों का मैजिक खत्म हो गया चार्मी सेनपाई। चिंता मत करो। एंड तभी चार्मी अपनी एक मैजिक स्पेल यूज करती है, कुकिंग शीप, जो इन लोगों के लिए खाना बनाने लगता है। अरे चार्मी सेनपाई, अभी खाना खाने का टाइम नहीं है, चुपचाप खाओ। एंड ये सारे के सारे लोग खाने लगते हैं। एंड असल में ये कोई नॉर्मल फूड नहीं होता बल्कि एक मैजिकल फूड होता है जो दोबारा से इनकी मैजिकल पावर को भरने लगता है। बाप रे, आपका मैजिक तो कमाल है चार्मी सेनपाई। चुपचाप खाना खाओ आस्था। एंड हेनरी भी इनके साथ बैठ के खाने लगता है एंड बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार चार्मी के मैजिक स्पेल की वजह से ये सबके साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। हेनरी की भी फुल मैजिकल पावर लौट आती है एंड ये अपने मैजिक से दोबारा से ब्लैक बुल्स के बेस को एक ट्रांसफॉर्मर बना देता है, जिसमें सारे के सारे लोग बैठ के रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं एंड तैयार होते हैं आने वाली एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी सिनेमा का पार्ट 21 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये रहे मेरे कुछ प्यारे प्यारे चैनल मेंबर्स एंड अगर तुमको भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पे 10,000 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।